उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अलीगढ़ की यात्रा की गई थी। उस अलीगढ़ की यात्रा में उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया था जो कि आर्थिक रूप से और देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता के रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कॉरिडोर, जो कि डिफेंस कॉरिडोर है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। उस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में चर्चा इतने दिन से छूट गई थी, आज हम आपको उन्हीं डिफेंस कॉरिडोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की कहानी बताते बताते वो न्यूज कहीं दब गई थी। लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ों में एक महत्वपूर्ण न्यूज ये भी है जिसे आपको अब कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने दौरा भी किया। ऐसी कौन सी चीज उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, अलीगढ़ के माध्यम से, कानपुर के माध्यम से, ये सारी बातें आपको सीखनी चाहिए। भारत क्या करने जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं। चलिए थोड़ी बेसिक बातें पहले हम चर्चा कर लेते हैं। बेसिक बात यह है मित्रों, आपको पता होगा कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्लान किया। आत्मनिर्भर बनने से मतलब हुआ कि भाई भारत जल्दी ही रक्षा के जितने भी माल मसाले हैं उन्हें अपने ही यहां पर बनाएगा, किसी और से खरीदेगा नहीं। आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने दुनिया के देशों से कहा हुआ है कि या तो तुम अपनी फैक्ट्री यहां लगा लो, या अपने द्वारा कुछ भी तुमको चाहिए तो हमको बता दो, फैक्ट्री यहां पर लगाओ, भले कंपनी तुम्हारी हो। पहले ना इसका मतलब समझते हैं, फिर हम इसको थोड़ा आगे समझाएंगे। बहुत शानदार तरीके से इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, एक बार बुनियादी लेवल से समझिए। आपको इन दिनों एक चीज नोटिस हुई होगी, भारत ने आत्मनिर्भर शब्द को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। आत्मनिर्भर का असल में हम लोग मतलब क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, इन दो शब्द का मीनिंग क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है कि फोन निर्माण के अंदर सैमसंग दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। पहले तक क्या होता था साथियों कि भारत में जितने भी सैमसंग के फोन आते थे ना, सैमसंग है कंपनी कहां की, पहले मैं ये बताता हूं। सैमसंग कंपनी है साथियों साउथ कोरिया की। भारत में जो फोन आते थे वो साउथ कोरिया में बने हुए नहीं आते थे, तो फिर कहां से बने हुए आते थे, चाइना से बने हुए आते थे। चाइना में सैमसंग ने फोन बनाने का कारखाना लगा रखा था, वहां से बन करके इंडिया में बने बनाए फोन भेजे जाते थे। ठीक है साथियों, कंपनी साउथ कोरिया की, ऑफिस उसका कहां पर है, चाइना के अंदर है, मार्केट उसका क्या है, इंडिया है, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। भारत ने इंडिया के अंदर हाल ही में एक नई योजना चलाई हुई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत फोन का निर्माण हो। अब तो मैंने 13 सेक्टर बता दिए हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई हुई है। ऐसी स्थिति में साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया आ जाती है, और इंडिया आकर के अब वो इंडिया में ही फोन बनाती है और इंडिया में ही बेचती है। अब आप पूछेंगे तो एक बात बताइए सर, इसके ऊपर टैग क्या लगेगा, इसके ऊपर टैग लगेगा मेक इन इंडिया, यानी इसका निर्माण भारत में किया गया है, ये भारत का ब्रांड नहीं है। फिर आप पूछेंगे फिर इससे हमें क्या फायदा। अच्छा भैया, आपको असल में सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, रोजगार ना। रोजगार आपके पास, रोजगार का मतलब क्या है, आपके पास एक बंधी हुई तनख्वाह आए, नौकरी आए, ताकि आप उस तनख्वाह को खर्च कर पाए, कहीं देश की इकोनॉमी को बढ़त दे पाए। अब आप अपना ब्रांड तो बना नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में कम से कम कोई आकर के हमारे देश में जमीन खरीदेगा, हमारे देश के अंदर संरचनाएं निर्मित करेगा, लोगों को रोजगार देगा, विदेशी पैसा देश में आएगा, तो ओवरऑल देश का विकास होगा। भारत ने यही प्रयास किया है, दुनिया का जो भी ब्रांड है, यही कारण है कि एप्पल भी इंडिया आया, सैमसंग भी इंडिया आया, और अब तो शाओमी भी यहां पर आ जाएगा। ये सारे के सारे काम क्यों चल रहे हैं, ताकि भारत में निर्माण हो। भारत डिफेंस के सेक्टर में साथियों बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था। आपने बहुत बार सुना होगा भारत ने रशिया से ये परचेज किया, अभी S-400 की बात चल रही है, अमेरिका से हमने लड़ाकू चिनूक परचेज कर लिया है ना, फ्रांस से राफेल परचेज कर लिया, कि कहीं से हमने इजराइल से कुछ परचेज कर लिया। हम सबसे परचेज करते थे, हम पैसा तैयार करते थे और उन्हें भेज देते थे, हमें फायदा कुछ नहीं होता था, बस हमको यह था कि माल मिल जाता था। अब क्या हुआ, भारत ने इस बारे में भी विचार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार अगर हम लोग इतने बड़े आयातक राष्ट्र हैं तो इसका थोड़ा तो फायदा लो, क्योंकि असल में मार्केट तो हम ही है ना, मार्केट हम है तो कम से कम इंडस्ट्री हमारे यहां ही लगे। इंडस्ट्री हमारे यहां लगे से मतलब है कि हम अरबों रुपए का सामान खरीदते हैं। तो डिफेंस के सेक्टर में कंपनियों से कहा गया कि आप इंडिया आइए और इंडिया में ही वो चीज बनाइए जो हमें चाहिए। हमको ये मतलब नहीं है कि इंडिया खुद बनाएगा, नहीं। आप अगर आपको लगता है कि आप बोइंग 747 है, आइए इंडिया में कंपनी लगाइए, यही बनाकर माल हमें पकड़ा के जाइए, हम अपने आंखों के सामने बनता हुआ देखना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें रणनीति क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बताता हूं। जब भी कोई कंपनी आएगी साथियों तो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी इंडिया में आकर, पैसा इन्वेस्ट करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है असल में यही तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसे ही तो आप FDI कहते हैं। फिर आप पूछेंगे सर तो एक बात बताइए, FDI आ गया तो क्या फायदा होगा।
भाई साहब, पहला फायदा सुनिए, आप जिस सेक्टर में इसे लगाएंगे उस क्षेत्र की आप जरा विचार करिए कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। क्यों? बहुत बड़ी कंपनी जब वहां होगी तो आसपास के क्षेत्रों के लिए जबरदस्त तो रोजगार होगा। अब वो कंपनी, जैसे मान लीजिए बोइंग जो है वो इंडिया आ गई। अब इंडिया आकर के उसने हमारे लिए विमान बनाने, लड़ाकू विमान बनाने शुरू किए, है ना। अब इंडिया में उसे अमेरिका से वैज्ञानिक बुलाना है। अमेरिका से जो वैज्ञानिक आएगा वो इंडिया आने के पैसे भी एक्स्ट्रा मांगेगा। इंडिया में रहने के नाम पर उसको रहने का खर्चा भी देना पड़ेगा, तनख्वाह भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। उसको अकेले का नहीं, उसके परिवार, बाल बच्चे, सबका पैसा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कंपनी क्या सोचेगी? यार छोड़ो यार, अमेरिका के वैज्ञानिक को बुलाने की क्या जरूरत है। एक सुपरवाइजर जो मेन वैज्ञानिक है वो तो अमेरिका का ले आओ, जिसका खर्चा हम उठा लेंगे। और इंडिया से इतने सारे इंजीनियर रोज बन बन के बाहर आ रहे हैं, इनको यहां पर वैज्ञानिकों का पद संभला दो, इंजीनियर्स का पद संभला दो, ताकि इनको बताया जाएगा कि ये क्या करें और क्या ना करें। अच्छी बात है। यानी कि सुपरवाइजर तो हो गया आपका और बाकी हो गए हम। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि जब हमारे इंजीनियर्स किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में इतना बड़ा काम करेंगे तो क्या लगता है आपको कि हम कुछ सीखेंगे? नहीं। अरे भैया, हम जो है देख करके सीख जाते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आप हमसे करवाओगे उस चीज को, हम सीखेंगे नहीं। आपको ऐसी गलतफहमी है। भाई इंडिया जाना जाता है जुगाड़ के लिए, और जुगाड़ बोले तो ऐसा काम कि आप एक बार पकड़ा दो कि ये चीज है बेटा, वापस बनानी है, तोड़ करके उसको वापस जोड़ सकते हैं हम तोड़ करके वैसा ही बना सकते हैं हम। आप सोचिए कि हमारे पास क्या चीज नहीं है। आप नोटिस करिए भाई, आपने देखा होगा एडिडास की जगह एबिडास इंडिया में ही चलता है भाई। नाइकी की जगह नाइकी के अंदर स्पेलिंग बदल दी जाएगी, सही का टिक उल्टा टिक लगा दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में चल जाएगा। समझ गया? तो इंडिया को ये समझ में आता था, इसलिए बोले इनको बुलाओ। तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था कि बोले रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा। अब दुनिया की कंपनियों ने हमसे कहा कि सर हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे को ना जगह चाहिए। आपके यहाँ रोड नहीं है, आपके यहाँ जगह लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपके यहाँ पर हम कंपनी लगा भी ले, लेकिन हमको पता चल रहा है सरकारों से दिक्कत आ रही है। इंडिया ने कहा उसकी चिंता मत करो, हम इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक जोन बना के दे रहे हैं, जहां जगह फाइनल करके हम देंगे, सड़क बना के हम देंगे, पानी की व्यवस्था हम करके देंगे, मतलब बिजली हम देंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सिंगल क्लिक पे हम ओके कर देंगे, आप तो बस आ जाओ। तो फिर भैया भारत ने इसके लिए बनाया डिफेंस कॉरिडोर। भारत ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जहां पर केवल डिफेंस की कंपनियां ही आकर काम करेंगी। एक बनाया गया उत्तर प्रदेश में और एक बनाया गया तमिलनाडु के अंदर। साथियों, 2 कॉरिडोर बनाने की भारत का जो प्रयास था वो किया गया 2 स्थान पर, एक उत्तर प्रदेश और एक तमिलनाडु। आज आप जो चर्चा कर रहे हैं उस उत्तर प्रदेश के कॉरिडोर में अलीगढ़ वाला जो पॉइंट है, उस कॉरिडोर में कौन कौन से जिले शामिल हैं वो आपको आज पता चलेगा। उन जिलों में कैसा निवेश आ रहा है, प्रधानमंत्री अलीगढ़ में गए तो क्या करने गए, उससे क्या फायदे हुए, आज के सेशन में पता चलेगा। क्लियर? तो आपकी भूमिका स्पष्ट हो गई हो तो चलिए यात्रा करते हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में। जो उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक गलियारा बनने वाला है उसके बारे में प्रधानमंत्री हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दौरा किए थे। ये उस समय की तस्वीर है, ठीक है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर मुआयना किया गया। अब आप अलीगढ़ में क्यों गए? अब बड़ा सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अलीगढ़ जाके क्या किया? अलीगढ़ में क्या था? क्या केवल अलीगढ़ में बन रहा है? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिले हैं जिनमें ये बन रहा है। कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। अगर आप मैप को ध्यान से देखते हो तो सामान्यतया ये माना जाता है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उस क्षेत्र में बन रहा है जो कि अभी तक विकास से छूटा हुआ था। साथियों, ये जो क्षेत्र हमने आपको मेंशन कराया है ना, इस क्षेत्र में ये वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। झांसी के आसपास का क्षेत्र, इसमें विकास, झांसी, चित्रकूट ये वो क्षेत्र हैं। इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर यहां पर विकास हमेशा कम रहा है। यहां पर ना सड़कें रही, ना यहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, ना रोजगार, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं था, मतलब तुलनात्मक रूप से कम था। जो तुलनात्मक रूप से दिल्ली के नजदीक है ये वाला जो क्षेत्र था, यहां पर खूब अच्छा डेवलपमेंट था। जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र था यहां खूब अच्छा डेवलपमेंट था। ये वो हिस्सा था, अगर हम उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करें तो ये दक्षिण और पश्चिमी किनारा था जहां पर विकास मिनिमम था। उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया। उसका एक टर्मिनल अलीगढ़ में है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए बकायदा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन चारों शहरों को, इन 4 शहर नहीं है कुल मिलाकर के, 1 2 3 4 5 6 बड़े शहर हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी। इन सबको आपस में 4 लेन सड़कों के द्वारा जोड़ा जा रहा है। 4 लेन सड़कें क्यों? ताकि इनको एक बेहतरीन कनेक्टिविटी से प्रदान किया जा सके। इनके आसपास के क्षेत्रों में साथियों प्रॉपर तरीके से सड़कों का,
बिजली का, इन सब का विकास किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो साथियों 2018 में इसका उद्घाटन किया गया और बुंदेलखंड रीजन में भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। इसी के साथ साथ 2019 में भारत ने तमिलनाडु के अंदर निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करवा दिया था। तमिलनाडु के अंदर भी इसी प्रकार से साथियों डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण का आधार रखा गया, जिसमें चेन्नई, होसूर, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली और सलेम नामक जिले शामिल किए गए थे। ठीक है ना? चलिए अब आपको हम एक एक करके सारी बातें बताते हैं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जिसकी आप आज चर्चा कर रहे हैं साथियों, ये अपने आप में एक यूनिक चीज होने जा रहा है देश के लिए। ये देश के लिए साथियों, भारत में जो थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, ये जितने भी प्रकार की सेना है हमारी, उन सब के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो यहां पर विकसित किए जाएंगे। साथियों यहां पर विकसित होते समय डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो यूपी के अंदर विकसित होना है, इसके अंतर्गत भारत के द्वारा 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा डेफ एक्सपो भी देखा गया था। इसका उद्देश्य है कि 17,000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ, इन सबको रोड से जोड़ा जाएगा। 1428 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और 10,000 करोड़ का 2022 तक निवेश किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें शुरुआत है अलीगढ़ से, जो जाना जाता है अपने तालों के निर्माण के लिए। 143 एकड़ के अंदर यहां पर 1245 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। साथियों इस इन्वेस्टमेंट के अंदर यहां पर बहुत सारी चीजें जैसे कि ड्रोन का विकास, एरोस्पेस इंडस्ट्री का विकास, मेटल कंपोनेंट का विकास, एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास, आवश्यक छोटे हथियारों का निर्माण किया जाएगा अलीगढ़ के अंदर। साथियों इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकसित होगा जिससे कि अलीगढ़ के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार अगर लखनऊ की बातें की जाए तो लखनऊ में भी ऐसे ही भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। ब्रह्मोस जो है वो यहां पर आकर के अपना जो कार्य है उसको बढ़ावा देने वाली है लखनऊ के अंदर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम झांसी देखें तो झांसी के अंदर भी साथियों भारत में इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत डायनेमिक लिमिटेड ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि भारत की छोटी मिसाइल जैसे वरुणास्त्र वगैरह बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। अगर हम कानपुर की बात करें जो कि जानी जाती है अपने द्वारा छोटी गनों के निर्माण के लिए और लेदर के लिए, यहां पर साथियों बुलेट प्रूफ जैकेट, गोला आर्मर्ड, गोला बारूद आदि क्षेत्रों के अंदर साथियों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। बात की जाए चित्रकूट के बारे में तो साथियों चित्रकूट जो कि अपने लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जाना जाता है, यहां पर भी रक्षा उपकरण, गोला बारूद आदि का निर्माण का आधार बनाया जाना प्रस्तावित है। आगरा के अंदर जो कि चमड़े के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, चमड़ा प्रोसेसिंग के लिए जो प्रसिद्ध है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक हब निर्माण करने का प्लान किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से साथियों इस कार्य को करने के लिए एक स्पष्ट प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का निर्माण कर कौन रहा है? इसका निर्माण कर रहा है उपेडा। उपेडा की फुल फॉर्म है यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज हो सकता है कि आपको यह नाम याद ना रहे, लेकिन भविष्य में साथियों जैसे नोएडा अपने आप में एक शब्द बन गया, ऐसे ही साथियों ये उपेडा एक शब्द बन चुका है। इसमें एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज उपेडा, यही इसकी एजेंसी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है। याद कर लीजिएगा एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो इस पूरे काम को लागू कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए निवेश मित्र नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। यानी कि यहां पर अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आना है तो वो एक सिंगल विंडो का मतलब है आपने एक ही बार फाइल डाली। आप में से अगर किसी को लगता है कि उनके पास 101 करोड़ रुपया है और वो चाहते हैं कि भाई वो भी गन बारूद वगैरह कुछ बनाएंगे, डिफेंस के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी फाइल निवेश मित्र नामक पोर्टल पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं। सीधा वहीं से सारे कार्यक्रम एग्जीक्यूट होने लगेंगे। दैट इज निवेश मित्र, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यूपी निवेश मित्र जो है एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए बनाया गया कार्य है। रीजन क्या है? क्योंकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश एज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत के अंदर दूसरा स्थान रखता है। यानी राज्यों के अंदर कार्य की सुगमता के लिए ये दूसरा राज्य है और वहीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये भारत का पहला राज्य है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर लोगों को रोजगार और कार्य के अंदर सुगमता हो, इसके लिए कार्य किया गया है। यहां पर पानी की सप्लाई और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, ये सरकार का प्रयास है कि यहां पर पानी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी इस क्षेत्र में पहुंचे। पूरी तरह से ये सारे के सारे शहर जो हैं ये 4 लेन हैवी ड्यूटी हाईवे से निर्मित हो, यानी आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है देश के अंदर। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अंदर तो यहां पर 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और यहां पर सबसे बड़ी जो सुविधा है वो है कि यहां पर सबसे ज्यादा लेबर फोर्स अवेलेबल है, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसे रोजगार की आवश्यकता है और इंडस्ट्री को जिस लेबर की आवश्यकता है वो लेबर फोर्स यहां पर है। एमएसएमई के सेक्टर में हम बात करें तो ये भारत के अंदर नंबर 1
1 स्थान रखता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का नंबर 1 राज्य है। ठीक इसी प्रकार से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी के तहत जब चलाया जाएगा तो निश्चित ही भारत के अंदर निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजिकल हमारे डेवलपमेंट भी होंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यह किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्लियर? अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो फिर से कहूंगा कि एक बार भैया वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे अगला सवाल और भी जबरदस्त है। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं।